मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो इसके पहले मैं जो ज्योग्राफी की मैं एनसीईआरटी की वीडियो बना रही थी उसमें कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो उस टॉपिक को मैं आज कंप्लीट करती हूँ। आप सब इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और पहले के वीडियो को आप सीक्वेंस से देखिएगा तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने इसके पहले वीडियो में आपको सोलर सिस्टम और कॉन्स्टलेशन नक्षत्र मंडल के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया था, आपको अर्सा मेजर भी बता दिया था, आपको 8 प्लैनेट के बारे में उनकी प्रॉपर्टीज भी बता दी थी। कुछ चीजें जो है वो हमें और जाननी है, चलिए हम देखते हैं। जैसे कि आप सबको पता है हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हिंदी में बोलेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इतने हमारे पास जो है वो ग्रह हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप पहले एक चीज का ध्यान दीजिए कि ये जो मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स है ये आपके इनर प्लैनेट में आते हैं। ये आपके जो है इनर प्लैनेट में आते हैं, इनर प्लैनेट में आते हैं। बाकी ये जो बृहस्पति है और ये बचे हुए तीनों ग्रह हैं तो ये आपके आउटर प्लैनेट में आते हैं, ये आपके आउटर प्लैनेट में आते हैं। इसका जो मेन वजह है, इसका जो मेन वजह है वो ये है कि मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरे पहले वाली वीडियो देखी है, कि जो मंगल ग्रह के और बृहस्पति के जो बीच में जो स्पेस होता है, जो वहां पे जगह होती है, वहां पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं। तो ये एक तरह का वो एक बाउंड्री हो जाता है। बाउंड्री के उस साइड पे 4 ग्रह और बाउंड्री के इस साइड पे 4 ग्रह, तो हम इन्हें इनर प्लैनेट और उन्हें आउटर प्लैनेट की श्रेणी में रखते हैं। क्लियर हो गई आप सबको ये बातें? तो ठीक है। अब इसके आगे हमको ये जानना है कि अभी हमने प्लैनेट के बारे में जाना, हमने सन के बारे में जाना, अब हम जानते हैं उपग्रह के बारे में, ये सैटेलाइट्स के बारे में। तो उपग्रह वो होते हैं जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, जो प्लैनेट के चक्कर लगाते हैं। और प्लैनेट क्या होते हैं? जो सन के चक्कर लगाते हैं। तो जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि सारे जो प्लैनेट हैं वो अपने ऑर्बिट पे सन का चक्कर लगाते हैं और अपने एक्सिस पे भी वो घूमते हैं। सबका टाइमिंग जो है वो अलग अलग होता है। तो जो उपग्रह की बात है जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सैटेलाइट, ये जो होते हैं ये किसके चक्कर लगाते हैं? तो ये ग्रह के चक्कर लगाते हैं, ये ग्रह के चक्कर लगाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा ग्रह में और उपग्रह में, ठीक है। तो अब ये 8 ग्रह है तो इन्हीं के चक्कर लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके पास ही उपग्रह होंगे। तो आइए हम इनके उपग्रहों को देखते हैं। जैसे कि हमारा जो बुध है इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है, तो हम लिख सकते हैं नो, या मान लीजिए मैं क्रॉस का वो कर दे रही हूँ सिंबल, क्रॉस से आप लोग समझ जाइएगा, मैं लिख दी यहाँ पे उपग्रह, ठीक है। मतलब इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद हम आते हैं वेनस पे। तो वेनस जो है आपका, उसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है, उसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद हम आते हैं पृथ्वी पे। तो पृथ्वी के पास आप सबको पता है एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, जिसे हम बोलते हैं चंद्रमा, ठीक है। जो चंदा मामा है वो यही है, ठीक है। उसके बाद मार्स। तो मार्स के पास 2 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? तो मार्स के पास में 2 उपग्रह हैं, ठीक है। उसके पास आते हैं बृहस्पति के पास। तो बृहस्पति, इसका मतलब इंग्लिश में जुपिटर के पास 53 उपग्रह है। कितने हैं? तो 53 उपग्रह है। और सेम इसी के सैटर्न के पास भी 53 उपग्रह है। सैटर्न के पास भी 53 उपग्रह है, ठीक है। अब आते हैं यूरेनस पे। यूरेनस जो कि हम हिंदी में कहते हैं अरुण। तो अरुण के पास 27 उपग्रह है। और लास्ट जो है हमारा बट नॉट लीस्ट नेपच्यून जो है उसके पास कितना है? तो उसके पास 13 उपग्रह है, ठीक है। मैं हिंदी में लिखती हूँ, इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। मैं मतलब दोनों लैंग्वेज को यूज करती हूँ जिससे आप किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। अगर हिंदी मीडियम वाले तो उन्हें भी ना हो, इंग्लिश मीडियम वालों को भी ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से इनके सारे उपग्रह है। अब हम सारे के बारे में हमें पता चल गया कि किसकी कितनी संख्या है, किसके पास कितने ग्रह है। तो हम आते हैं अपने पृथ्वी पे, अर्थ का एक उपग्रह है चंद्रमा। तो आइए कुछ चंद्रमा के बारे में हम देख लेते हैं। अब जो चंद्रमा है, हमें अपनी पृथ्वी के बारे में ही पढ़ना है, जो कि आपके सिलेबस में भी यही है, तो इसीलिए मैं इसी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। देखिए
आप सबको पता है जो अर्थ है, इसका जो उपग्रह है, इसका जो उपग्रह है जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट, सैटेलाइट, सैटेलाइट। तो ये क्या है, एक है जिसके हम बोलते हैं चंद्रमा। क्या बोलते हैं, चंद्रमा। अब ये बताइए जो चंद्रमा है ये तो पृथ्वी के चारों तरफ ये भी चक्कर लगाता होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। तो जो चंद्रमा है ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है 27 दिन में, 27 डेज में पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये जो है ये 27 डेज में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। हम अगर चंद्रमा की बात करते हैं तो ये हमारी पृथ्वी से करीबन 3,84,700 किलोमीटर दूर है। ये 700 के ऊपर कंफर्म कर लीजिएगा, बट यही होगा, बट 3,84,000 तो है ही। ये इतना किलोमीटर जो है हमारी पृथ्वी से दूर है। ठीक है, और अब हम जब चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो जो चंद्रमा को आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, जो चंद्रमा का जो हमें भाग दिखता है वो हमें पूरा भाग नहीं दिखता है, वो हमें आधा ही भाग चंद्रमा का दिखता है। चंद्रमा जो है आपका, ये जो चंद्रमा है ये पूर्णिमा के दिन पे आपको पूरा दिखता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फुल मून। हम इंग्लिश में बोलते हैं ना फुल मून। और हमें अमावस्या जो होती है, अमावस्या में हमें चंद्रमा, जो नया चंद्रमा हम जिसे बोलते हैं नया चंद्रमा, तो यहाँ पे क्या होता है, इसे हम बोलते हैं न्यू मून, न्यू मून। ठीक है, अमावस्या और पूर्णिमा, अमावस्या पूर्णिमा। ठीक है, तो आप लोग इतनी बातें चंद्रमा के बारे में याद रखिएगा। ये एक लौता सैटेलाइट है हमारे पृथ्वी का, 3,84,700 अप्रॉक्स किलोमीटर दूर है। 27 दिन पृथ्वी के 27 दिनों में ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब जब हम ग्रहों की बात ही कर रहे हैं तो एक पहले आप लोगों को पता होगा कि एक जो ग्रह था वो था प्लूटो। पहले हम 9 ग्रह को पढ़ते थे, प्लूटो पहले जब हम पढ़ते थे तो हम 1 2 3 4 फिर ऐसे ऐसे यहाँ पे बीच में एस्ट्रॉइड 5 6 7 8 9 हम इसे पढ़ते थे, जिसका नाम था प्लूटो, इसका नाम था प्लूटो। तो ये कहाँ पे गया, ये कहाँ पे गया, पहले हम इसको पढ़ते थे। तो ये देखिए जो प्लूटो था, इसमें जो साइंटिस्ट हैं, जो भूगोलवेताएं हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि इसके अंदर जो था वो जो प्लैनेट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो खत्म हो गई थी, और ये जो है अपने ऑर्बिट को चेंज करने लगा था। मतलब ये अपने ऑर्बिट से अगल बगल में भी ये चला जाता था। जो इसका जो ये वाला जो इसका ऑर्बिट था, ये इससे ना होकर के यहाँ से, ना होकर के यहाँ से, या यहाँ से ऐसे आ जाता था। और क्या है कि इसका जो साइज था वो भी थोड़ा छोटा था, और इसके अंदर वो सारी वो प्रॉपर्टीज खत्म हो गई थी। तो इसे प्लूटो, इसको ग्रह के श्रेणियों से हटा दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वहां से गायब हो गया, ये वहां से लुप्त हो गया, ये है वहीं पे, बट हम अब इसको ग्रह में नहीं पढ़ते हैं, है ना। अब हम इसे ग्रह में नहीं पढ़ते हैं। जैसे कोई बच्चा है 5 क्लास में पढ़ रहा है, उसमें से एक बच्चा फेल हो गया, हमने उसे 4th में डाल दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे को उठा के हमने कहीं बाहर भेज दिया, वो बच्चा है बट वो 4 में नहीं रहा, वो 3rd में आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, प्लूटो जो है ये अब ग्रह नहीं है। सन 2006 को जो आपका है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे उसकी ग्रह की श्रेणी से हटा दिया, प्लैनेट से हटा दिया, है ना। जिसे हम हिंदी में अगर हम इसे बोलेंगे तो ये होगा आपका अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ, खगोल शास्त्री संघ या खगोल संघ। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन 2006 में प्लूटो जो है वो आपके ग्रह की श्रेणी से हट गया है। उसके बाद से हम 8 प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं, और आप लोग भी 8 प्लैनेट को ही याद करिए और पढ़िए। ये जस्ट मैंने ऐसा ही बता दिया। अब मैं लास्ट में आपको मैंने सोलर मिल्की आकाशगंगा के बारे में बता दिया था। आकाशगंगा एक बार बता देती हूँ, और जिसे हम कहते हैं मिल्की वे। ये क्या है, आकाशगंगा। ये हमारी आकाशगंगा है ना। ये हमारी क्या है, आकाशगंगा है। अब ये जो आकाशगंगा है, मान लीजिए ये बहुत बड़ी सी आकाशगंगा है। इसी आकाशगंगा में सोलर सिस्टम भी होगा,
इसी आकाश गंगा में कॉन्स्टलेशन भी होगा और इसी में सारे प्लैनेट्स होंगे, सब कुछ इसी के अंदर होगा। बहुत सारी आकाश गंगाओं से मिलकर क्या बनता है, तो बहुत सारी आकाश गंगाओं से मिलकर यूनिवर्स बनता है। इसको मैं एक डायग्राम के जरिए आपको बताने की कोशिश करती हूँ, तो आप लोग देखिए कि समझ लीजिए कि सबसे पहले मैंने बना दिया सबसे पहले मैंने बना दिया यहाँ पे सोलर सिस्टम। 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल। अब ये जो बाहर वाला है, ये वाला सर्कल, ये आप यूनिवर्स हो गया, ये हो गया यूनिवर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ठीक है। 1 मिनट। हाँ 1 मिनट, सॉरी। ये हो गया हमारा यूनिवर्स, ये हो गया हमारा ब्रह्मांड। उसके बाद मैंने क्या बताया है कि बहुत सारे आकाश गंगाओं से मिलकर यूनिवर्स बना है, तो ये यूनिवर्स हो गया। तो यहाँ पे ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मिल्की वे। ये हो जाएगा मिल्की वे मतलब आकाश गंगा, ये हो जाएगा आपका आकाश गंगा। उसके बाद थर्ड वाला, ये वाला जो है आपका, ये वाला, तो ये वाला आपका हो जाएगा सोलर सिस्टम। अब इसी सोलर सिस्टम में ही आपका नक्षत्र मंडल आएगा। आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा, सोलर सिस्टम में ही आपका नक्षत्र मंडल आएगा, कॉन्स्टलेशन आएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका अर्थ, सबसे छोटा आपका अर्थ है। अब आप इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हैं, आप इस चीज को सोच पा रहे हैं। हमारी अर्थ है, उसके बाद इतनी बड़ी तो हमारी अर्थ है जिसमें पूरी दुनिया है, इतनी बड़ी। उसके बाद फिर अर्थ के बाद सोलर सिस्टम है जो कि उससे बड़ा है। सोलर सिस्टम से बड़ा फिर आपका मिल्की वे है, आकाश गंगाएं, और बहुसंख्यक आकाश गंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो इस फिगर से मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो मैंने फैमिली वाला एग्जाम्पल आपको बिल्कुल दिया हुआ है। और फिर आप लोग भी अपने से एग्जाम्पल को क्रिएट करिए, एग्जाम्पल को सोचिए।